हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट ज्ञान। इस सेशन में हम लूसेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में ऑलरेडी देखे जा चुके हैं और आगे भी ज़रूर देखे जाएंगे। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखें। मैंने इससे पहले भी इस वीडियो पे इस कॉन्सेप्ट पे और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन फॉर फुल फ्रीडम इन विच प्लेस। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था फुल फ्रीडम पे, कौन सी प्लेस पे? आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, लाहौर। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसने 19 दिसंबर 1929 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन का नाम है पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन पास किया था वो पास किया था 19 दिसंबर 1929 पे। कहाँ पे? लाहौर सेशन पे। आगे बढ़ते हैं। When was चार मीनार established in हैदराबाद? चार मीनार को हैदराबाद में कब स्टैब्लिश किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 1591 एडी में। 1591 एडी में चार मीनार को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसको किसने बिल्ड किया था? वो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को इस्टेब्लिश किया था हैदराबाद में। कब? 1591 एडी में। गाइस डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, मैं पहली बार पेन टैब यूज कर रही हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच थिंग? आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, मिल्क। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो है एसोसिएटेड मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से। ये क्यों गया था? टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। इन विच ईयर फर्स्टली नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया? कौन से साल में पहली बार नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडिया में इम्पोज किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 1962 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। अब इंडिया में जो है इमरजेंसी 3 टाइम्स इम्पोज की गई है। ठीक है, पहली बार थी 1962 में, ये हुआ था जो है वो चाइना वॉर के वक्त। फिर दूसरी बार हुआ था 1971 में, पाकिस्तान वॉर के वक्त। और थर्ड टाइम हुआ था ये 1975 में, ये हुआ था इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। दिस वेंट डाउन, इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो मेंशन्ड है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। तो आपको याद रखना होगा कि इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड? 1962 में पहली बार हुआ था। कब? चाइना वॉर के वक्त पे। दूसरी बार हुआ था 1971 में, पाकिस्तान वॉर के वक्त पे। तीसरी बार हुआ है वो 1975 पे, इंटरनल ड्यूटीज की वजह से। ये जो पूरा जो इमरजेंसी के बारे में लिखा है वो है आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। अगर हम पहले वाले की, इसकी फर्स्ट वाले की डेट की बात कर लें तो वो है 26 अक्टूबर 1962। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया? अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इम्पोज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 0। अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया में इम्पोज नहीं की गई है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 360 में जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है टू इन्वोक फाइनेंशियल इमरजेंसी। किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो अभी तक इंडिया में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की गई है? तो आपका आंसर है जीरो, एक भी बार नहीं। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 360 में ऐसे मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है, किस चीज का राइट है? टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेट विच हैज बीन एस्टैब्लिश ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेजेस। ऐसा कौन सा पहला जो स्टेट है जो लैंग्वेजेस के बेस पे एस्टैब्लिश किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, आंध्र। आपको ये याद रखना होगा कि आंध्र जब ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तब आंध्र प्रदेश के नाम से ये नहीं जाना जाता था, तब इसका नाम था आंध्र। ये आंध्र प्रदेश में कब चेंज हुआ? आंध्र प्रदेश में इसे चेंज किया गया था 1956 में। उसके पहले तक इसका नाम आंध्र ही था। और 1956 के बाद इसको पूरा इसका जो नाम बदल के रख दिया गया आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो स्टैब्लिश किया गया था लैंग्वेजेस के बेस पे, तो उसका आंसर होगा आंध्र। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में आंध्र और आंध्र प्रदेश दोनों दिया होगा तो आपको याद रखना होगा कि आंसर इसका आंध्र है। इसको 1956 में चेंज कर दिया गया था आंध्र से आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। काजीरंग नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, असम। ये जो काजीरंग नेशनल पार्क है ये ओल्डेस्ट पार्क है। कहाँ का? असम का जो है ये ओल्डेस्ट पार्क है। उसके बाद इसको जो है डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में इसको डिक्लेयर किया गया था 1974 में। 1974 में इसको नेशनल पार्क में डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके साथ ही साथ यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है डिक्लेयर किया था। कब? 1985 में। 1985 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। काजीरंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? आसाम में है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है नेशनल पार्क है। कहाँ का? असम का। और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। और 1985 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्राइम मिनिस्टर। इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो हैं उसका एसोसिएशन है किससे? प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, आपके ऑप्शन ये रहे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, आर्टिकल 74। इसके साथ साथ 3 और ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 366। ये 4 आर्टिकल्स जो हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल है। फिर आर्टिकल हम देख लेते हैं 81 में क्या है। ये है लोकसभा आर्टिकल, लोकसभा से रिलेटेड है ये। फिर आर्टिकल 117 जो है वो है फाइनेंस बिल। आर्टिकल 60 की बात करें तो ये है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओ ए, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो वो है आर्टिकल 74। इसके साथ साथ आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 366 जो है, ये चारों आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशल है। फिर आर्टिकल 81 जो है वो रिलेटेड है किससे? लोकसभा से। आर्टिकल 117 रिलेटेड है फाइनेंस बिल से। आर्टिकल 60 जो है रिलेटेड है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट। विच सिटी इज नोन एज चटोरों का शहर। चटोरों का शहर किस सिटी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इंदौर। इंदौर को जो है हम सिटी कहते हैं, चटोरों का शहर। हाल ही में क्या, मतलब 6 टाइम्स इन रो इंदौर जो है वो स्वच्छ भारत अभियान को जो है क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये 6 बार इन रो जो है जीत चुका है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश होल्ड करता है फर्स्ट पोजीशन, फॉलोड बाय, अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो आता है महाराष्ट्र। विच सिटी इज नोन एज चटोरों का शहर? चटोरों का शहर कौन सी सिटी को हम कहते हैं? आंसर है आपका इंदौर। इंदौर हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो छठवीं बार स्वच्छ भारत अभियान के तहत 6 बार ये जीत चुका है अपना अवार्ड क्लीनेस्ट सिटी का। ठीक है। ये है प्ले फर्स्ट पोजीशन। अगर स्टेट वाइज हम बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश का। सेकंड पोजीशन की हम बात करें तो है छत्तीसगढ़। थर्ड पोजीशन की हम बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र। Which of the following city is known as the brass city? Your options are, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मुरादाबाद। जो है इसको कहते हैं हम सिटी ऑफ ब्रास सिटी। ये सिटी जो है वो है यूपी में। इसको हम और के नाम से भी, एक और नाम से भी जानते हैं, वो है पीतल नगरी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी शहरों की, वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहले बात ले लो कानपुर की। कानपुर जो है वो फेमस है लेदर के लिए। वाराणसी की बात करें तो वो है सिल्क, अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए हम ये शहर नाम जो है जाना जाता है। लखनऊ की बात करें तो इत्र के लिए इसे जानते हैं हम। ब्रास सिटी हम कौन से शहर को हम ब्रास सिटी कहते हैं? आंसर है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? वो है एमपी में। इसका अगर हम ब्रास सिटी को एक और नाम दे तो वो है पीतल नगरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर आई बात कानपुर की, तो कानपुर जो अपना फेमस है वो है अपने लेदर के लिए। वाराणसी फेमस है अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए। लखनऊ जो फेमस है वो है अपने फेमस इत्र के लिए। Which of the following city is known as City of Locks? Your options are, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 अलीगढ़। अलीगढ़ को हम सिटी ऑफ लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन विच ईयर? मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसे कौन से साल में लॉन्च किया गया है? योर ऑप्शंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 2014। डेट की हम वाइज करें, अगर प्रिसाइसली हम बात करें तो 25 सितंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसने किया था? अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका अगर हम बात करें कि ये मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था ये था कि इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना इसका जो था मेन उद्देश्य था। इंक्रीज कितने से करना? 12 से 14% के करीब इंक्रीज करना। ये इसका जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था इंक्रीज जॉब्स। उसकी थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अगर हम, तो वो था कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी। ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से साल में लॉन्च किया गया है? तो उसको 2014 में लॉन्च किया गया है। प्रिसाइज डेट जो है 25 सितंबर 2014 को किया है। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 12 to 14%। इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो था वो था इंक्रीज जॉब्स। उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव था टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन द जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु? योर ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सी आर दास।
सीआर दास जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थे? ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। उसके बाद उनके साथ साथ भी ये फाउंडर थे, फाउंडर, लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। Guys, don't mind my spellings and ठीक है। स्वराज पार्टी, ये जो थे इंडियन पॉलिटिशियन थे, फाउंडर थे किसके? स्वराज पार्टी के। कहाँ पे? इन बंगाल। उसके बाद ये थे अंडर ब्रिटिश रूल में। ये पार्टी जो फॉर्म हुई थी वो अंडर ब्रिटिश रूल फॉर्म की गई थी। कौन थे? सीआर दास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? देशबंधु किसे कहते हैं हम? सीआर दास को कहते हैं। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, फाउंडर लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। कहाँ पे? बंगाल में, अंडर ब्रिटिश रूल। देयर आर हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, 24। अशोक चक्र जो इंडियन फ्लैग है उसमें जो बीच में एक चक्र है उसमें टोटल कितने स्पोक्स हैं? मैं यहाँ पर पूरे स्पोक्स प्रिसाइसली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, यू हैव टू रिमेम्बर। ये चक्र हैं वो 24 चक्र हैं। इसको जो है व्हील ऑफ टाइम के नाम से भी हम जानते हैं, व्हील ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे दिन में एक 24 घंटे होते हैं उसी तरह से इसमें भी 24 स्पोक्स हैं। और हर जो एक स्पोक है ना वो प्रिंसिपल है किसका? एक मतलब हर जो एक इसमें चक्र में जो स्पोक्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे देख लो लव का, करेज, उसके बाद पेशेंस, सेल्फ सैक्रिफाइस। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, फेथ। ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स जो है हमारी लाइफ के उसको ये डिपेक्ट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो अशोक चक्र में टोटल कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। इसे हम व्हील ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं उसमें स्पोक्स में भी 24 स्पोक्स हैं। साथ ही साथ हर एक स्पोक जो है सिंबलाइज करता है अपना एक अलग मतलब जो हमारे डेली जो है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पे डिपेंड करते हैं, जैसे लव, करेज, पेशेंस, सेल्फ सैक्रिफाइस, फेथ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? राउंड रेवोल्यूशन जो है वो इनमें से किस से एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, पोटैटो। राउंड रेवोल्यूशन जो है वो पोटैटो से क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था? टू इंक्रीज प्रोडक्शन। राउंड रेवोल्यूशन का मतलब था टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ पोटैटोज। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं बाकी की, तो जो एग्स हैं उससे कौन सा रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है? एग से है सिल्वर। टोमेटो से आपको याद रहेगा टमाटर लाल होते हैं तो रेड रेवोल्यूशन है। कॉटन जो है उससे एसोसिएटेड है सिल्वर फाइबर। राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो से है ये एसोसिएटेड। क्यों एसोसिएटेड है? क्या मतलब था इसका? टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ पोटैटोज। ठीक है, साथ ही साथ बाकी ऑप्शंस के भी देख लेते हैं। जो एग है वो एसोसिएटेड है सिल्वर से, सिल्वर रेवोल्यूशन से। टोमेटो लाल होते हैं तो वो एसोसिएटेड है रेड रेवोल्यूशन से। कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो वो एसोसिएटेड है सिल्वर फाइबर से। सिलाव खाजा इज अ फेमस स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर है वो बिहार है। बिहार का एक फेमस स्वीट डिश है जिसका नाम है सिलाव खाजा। ये मल्टी लेयर से बनी होती है, एक के ऊपर एक ऐसी काफी लेयर्स होती हैं एंड इट इज अ स्वीट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का जो स्टेट
बर्ड है वो है हाउस स्पैरो। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करते हैं अगर स्टेट एनिमल की, तो वो है गौर। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट फ्लावर की, तो फ्लावर है कचनार, KCHNAR, कचनार। स्टेट ट्री की बात करते हैं तो इसका फेमस जो ट्री है, स्टेट ट्री जिसको बोलते हैं हम, वो है पीपल, पीपल का ट्री। और फिर हम बात करते हैं यहाँ के फ्रूट की, स्टेट फ्रूट है वो है मैंगो। और हर साल जो है, हर साल 22 मार्च को यहाँ पे बिहार फाउंडेशन डे मनाया जाता है, बिहार फाउंडेशन डे। ठीक है, सिलाव खाजा इज अ फेमस स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर है आपका बिहार, बिहार की ये फेमस डिश है। फिर हम बिहार की स्टेट बर्ड की बात करें तो वो है हाउस पैरो। स्टेट एनिमल जो है वो है गौ। स्टेट फ्लावर जो है वो है कचनार। स्टेट स्टेट ट्री की बात करें तो वो है पीपल का ट्री। स्टेट फ्रूट है वो है मैंगो। हर साल 22 मार्च को हम बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एशियंट नेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का एशियंट नेम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, सेलोन। सेलोन जो है यहाँ का एशियंट नाम है। इसको 1972 में जो है ऑफिशियली चेंज कर दिया गया था, शेलोन से क्या, श्रीलंका में। जो भी नॉर्मली जो मैप रूट्स वाले हैं वो इसको जो है शेलोन के नाम से जानते हैं। बाद में इसको 1972 में ऑफिशियली नाम दे दिया गया था किसका, श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 17 साल की उम्र में ही इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे, इन्वेडर थे वो। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर कितनी टाइम्स अटैक किया था? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, एक बार उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। हु हैड डिस्कवर्ड वाइटामिन? वाइटामिन को डिस्कवर किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, फंक। पूरा नाम अगर हम देख लेते हैं तो वो है कैशमेर फंक। कैशमेर फंक ने 1912 में वाइटामिन्स को डिस्कवर किया था। वाइटामिन्स के और इम्पोर्टेंट की बात करें तो वाइटामिन्स जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है हमारी बॉडीज़ के लिए। क्यों? जिससे कि हम डेवलप कर सकें और हम नॉर्मली फंक्शन कर पाएँ। उसके साथ-साथ विटामिन्स जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं। विटामिन्स कौन-कौन से हैं इम्पोर्टेंट? ए, सी, डी, ई, के, ये इम्पोर्टेंट विटामिन्स है। उसके साथ-साथ विटामिन B6, विटामिन B12, ये भी हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली जो विटामिन्स है वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो होता है फैट सॉल्युबल। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर सॉल्युबल। हम्म, हु हैड डिस्कवर्ड वाइटामिन? वाइटामिन को डिस्कवर किसने किया था? कैशमेर फंक ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। वाइटामिन जो है ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वाइटामिन जो हैं? ए, सी, डी, ई, के, और उसके साथ साथ B6 और B12 है जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन में आता है। वाइटामिन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं वो फैट में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रिच फाइबर? इनमें से किसमें सबसे ज्यादा रिच फाइबर है? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ऑरेंज। ऑरेंज में सबसे ज्यादा रिच फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? देश की सबसे छोटी पंछी कौन सी है? ये ऑप्शंस आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे ही छोटी पक्षी है, कहाँ की? इंडिया, वर्ल्ड की। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें या मेजर की बात करें, ये नॉर्मली 57 mm के करीब है। थोड़ी सी बड़ी जो बीज होती है ना, उससे थोड़ी सी ये बड़ी है। ये नॉर्मली जो है इनकी ब्रीडिंग, हम ब्रीडिंग सेशन की बात करें अगर, ब्रीडिंग सेशन जो है इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है मार्च जून में। ये जो है, ये पक्षियां जो है वो दो एग्स जो है एक साथ रिलीज करती हैं या ले करती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है वर्ल्ड की। इसकी मेजर की हम बात करें तो नॉर्मली 57 mm है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, किसे जो हमारी बीज होती है उनसे थोड़ी सी ये बड़ी होती है। ब्रीडिंग सेशन की बात करें हम, ब्रीडिंग सेशन इनको जो होता है वो हर साल मार्च या जून के करीब में होता है। ये जो पक्षियां हैं वो दो अंडे एक साथ रिलीज करती हैं, ये दो अंडे एक साथ ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिल्ट अलाहाबाद फोर्ट? अलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जलाउद्दीन अकबर। अकबर ने इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किया था। अकबर ने इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किया था। अगर हम साल की बात करें कि ये साल कब हुआ था, तो 1583 एडी में इसका निर्माण हुआ था। कहाँ पे? ये जो इलाहाबाद फोर्ट है ये यमुना किनारे है, यमुना रिवर के पास है ये। ठीक है, कहाँ पे? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है नाम है फर्स्ट किसका? इंडिजीनियस कंप्यूटर का। विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, राखी घरी। फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग पेन टैब, सो नॉर्मली आई विल ट्राई टू increase. Thank you. Don't forget to subscribe the channel. Bye, take care.